MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। अच्छा। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार दर्शकों, प्रणाम। मेरा नाम है राम और अब रिपब्लिक भारत पर शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। बिहार में चुनावी शोर अब थम चुका है। मिथिलांचल, पूरा चंपारण और पूरा सीमांचल, पिछले कुछ दिनों से ये इलाके बड़े गर्म हैं। वहां के लोग रैलियां, रोड शो, लहराते हुए रंग बिरंगे झंडे, आपाधापी, ये सब कुछ देख रहे हैं। लाउड स्पीकर, हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट, नेताओं के जरूरी और कुछ गैर जरूरी बयान, ये सब कुछ सुन भी रहे हैं। अब 2 दिन वो शांति के साथ सोचेंगे और ये तय करेंगे कि 11 तारीख को किसकी तरफ जाना है, किस ओर चले जाना है, मतलब किसकी बात उनको समझ में आई है, ये वो तय करेंगे। दोस्तों, आज प्रचार के अंतिम दिन 3-4 बड़ी बातें हुई। मोटे तौर पर ये सारी बातें धीरे धीरे आपके सामने रखता हूं। पहला तो यह हुआ कि तेजस्वी यादव ने आरक्षण का मुद्दा जोर शोर से उठाया और इसका जवाब बीजेपी और जेडीयू की तरफ से दिया गया। और यह वो 65% आरक्षण है जिस पर किसी पार्टी ने रोक नहीं लगाई, बल्कि अदालत की तरफ से रोक लगाई गई थी। आपको यह बात याद होगी। दूसरी बात आज जो हुई, आज दिन भर आरजेडी की तरफ से चुनाव आयोग को निशाने पर लिया जाता रहा। यह तो पहले भी होता रहा है, लेकिन इस बार कभी स्ट्रांग रूम की तस्वीरें दिखाई गई और यह बताया गया कि सीसीटीवी बंद करके धांधली हो रही है, तो कभी यह बताया गया कि कुछ संदिग्ध लोग वहां पर घुस रहे हैं, बार बार घुस रहे हैं। और यह भी कहा गया कि भाई वीवीपैट की जो पर्चियां हैं उनको फेंककर सच्चाई छुपाई जा रही है। इसके बाद जवाब दिया चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग ने बताया कि यह पर्चियां तो मॉक पोल की थी और लापरवाही करने वालों के खिलाफ जांच भी हो रही है और हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। और जिनको आप संदिग्ध बता रहे हैं वो तो इंटरनेट कंपनी के कर्मचारी थे जो ये तय करने आए थे, सुनिश्चित करने आए थे कि लाइव टेलीकास्ट में कोई गड़बड़ी ना हो, आप तक ये वो जो विजुअल है पहुंच रहा है वो पहुंचता रहे। तीसरी बात, इसी चरण में सीमांचल में भी वोट पड़ेगा और इसलिए वहां मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम की नूरा कुश्ती चल रही है। दर्शकों, नूरा कुश्ती कह रहा हूं मैं। एनडीए से तलखी उतनी वहां पर दिखाई नहीं दे रही जितनी ओवैसी और इमरान प्रतापगढ़ी में हो रही है। इमरान प्रतापगढ़ी ओवैसी को बाहरी बता रहे हैं तो असदुद्दीन ओवैसी इमरान और अखिलेश से पूछ रहे हैं कि भाई तुम बिहार के रहने वाले हो क्या, तुम भी तो उत्तर प्रदेश से आए हो। सीमांचल पर हक दोनों तरफ से जताया जा रहा है और यह फाइट भी बहुत दिलचस्प हो गई है, बड़ी एग्रेसिव हो रही है। इस लड़ाई में बीजेपी अपने पुराने अंदाज में दम लगा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनको लगातार आप सुनिए, और वो लगातार घुसपैठिया वाला मुद्दा उठा रहे हैं और बार बार घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए हुंकार भी भर रहे हैं। और दूसरी तरफ बिहार में डिफेंस कॉरिडोर बनाने की बात भी बड़े जोर शोर से उठाते नजर आ रहे हैं। यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो गोला यहां पर बनेगा वो गोला पाकिस्तान को धुआं धुआं कर देगा। और यह जो जोर लगाया जा रहा है दर्शकों चारों तरफ से, यह यूं ही नहीं है। पहले दौर की जो वोटिंग है, जनता ने उसमें जो जोर लगाया है, नेता समझ गए हैं कि जनता अपने अधिकार को जान गई है, समझ गई है। पिछला जो चुनाव था वो बड़ा नेक टू नेक था, जो 121 सीटें थीं, बड़ा नेक टू नेक चुनाव था। और 2020 का परिणाम आप देखेंगे तो यहां पर बिल्कुल लगभग बराबरी की सीटें आई थीं और वहां पर वोटिंग हुई है 65%। 65%। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि पिछले चरण की 121 में से 60 सीटें एनडीए के पास थी, 61 सीटें महागठबंधन के पास थी और वहां का वोट परसेंटेज बढ़ गया है। तो इस चरण में ये जो 122 सीटें हैं जिन पर वोटिंग होने वाली है, इस बार ये लड़ाई कैसी है, इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा, 5 साल पीछे चलना पड़ेगा। एक आंकड़ा मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इन 122 सीटों में जिन पर अब वोट पड़ने वाले हैं, वहां पर 66 सीटें एनडीए को मिली थी और महागठबंधन को केवल 50 सीटें मिली थी। जबकि सीमांचल में एआईएमआईएम ने भी बड़ी जीत दर्ज की थी और 5 सीटें एमआईएम के नाम भी गई थी। इस थोड़ा डेटा को और क्लियर कर देता हूं, इसको थोड़ा सा और आसानी से आप समझिए, क्योंकि एनडीए की कुल जो 66 सीटें थीं उसमें से बीजेपी के पास 42 सीटें थीं और जेडीयू 20 पर थी, जबकि 4 सीटें हमको मिली थी। और महागठबंधन की जो 50 सीटें थीं उनको भी आप समझिए, यहां आरजेडी को 33, कांग्रेस को 11 और लेफ्ट को 5 सीटें मिली थीं।
यह स्थिति पूरी की पूरी थी। यानी अब जिन सीटों पर वोटिंग होने वाली है वहां एनडीए को समर्थन मिला था और इसीलिए महागठबंधन को इस दौर में चिंता ज्यादा होगी कि पुराना जो रिकॉर्ड रहा है, पुरानी जो गलती थी, उसको कहीं दोहरा तो नहीं रहे। और इसलिए सवाल यह है कि जनता अब कहां जाएगी? उस तरफ जहां कट्टा, सिक्सर, रंगदारी और जंगल राज की बातें हो रही हैं, वहां जाएंगे, वहां आरोप लग रहे हैं, वहां जाएंगे, या फिर उस तरफ जहां पलायन और बेरोजगारी की बातें हो रही और जहां 30,000 वाले वादे हैं वहां जाएंगे, यहां जहां 10,000 रुपए मिल चुके हैं महिलाओं को वहां जाएंगे जहां हर बात पर इल्जाम ही इल्जाम है, या वहां जाएंगे जहां नेता समाधान की बात करते हैं। यह वो चरण है जो यह तय करने जा रहा है कि किसकी सरकार बनेगी। और इसलिए दर्शकों, यह सवाल आपके सामने मैंने पहले ही रख दिया है कि वादे तो धुआंधार हैं, लेकिन बिहार ने क्या तय किया है, किसका है बिहार, यह तय होने जा रहा है। सवाल पूछूंगा, डिबेट ओपन करूंगा, लेकिन पहले एक छोटी सी झलक आपको दिखा देता हूं कि आज का प्रचार कैसा रहा। नब्बे से 2005 के बीच आए थे, हमें पशुओं का चारा डकार गए थे। इस बार आएंगे तो आपका राशन ही डकार जाएंगे। पूरे बिहार की जनता जो है आशीर्वाद दे रही है, इस बार बदलाव के लिए वोट किया है, आगे 11 तारीख को भी करेगी। कुछ नहीं आता कि वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई। कोई चोरी नहीं है मेरे भाई, नीयत में खोट है, हताशा है, निराशा है। कोशिश करने दीजिए, हमें पूरा भरोसा है बिहार पर कि बिहार इनको रंगे हाथों पकड़ेगा भी और इनको सजा भी देगा। जरा सी भी गलती हुई तो जंगल राज फिर से आ जाएगा। बिहार बदलाव के साथ साथ नौजवान मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है। पर सिर्फ झूठ बोलकर भ्रम फैलाना और लोगों को डरा कर वोट हासिल करने की सोच, ये रणनीति गलत है। बिहार में बदलाव की शुरुआत जो पहले चरण में हुई है वो दूसरे चरण में देखने को मिलेगा। परिवर्तन है, महागठबंधन के कट्टा और जंगल राज को नकार दिया है। भगवान राम की धरती पर तो इनकी हार हो गई, माँ सीता जानकी की धरती पर भी इनकी हार होगी। और आइए चर्चा की शुरुआत करता हूं। कुछ खास मेहमान हैं आपके साथ टीवी स्क्रीन पर, सबके सब एक साथ हैं। जयराम विप्लव हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। हमारे साथ अनुप्रिया यादव हैं, स्पोक्सपर्सन हैं जेडीयू की। हमारे साथ ए.के. वाजपेयी साहब हैं, प्रवक्ता हैं एलजेपी-आर के। बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का। मेरे साथ इस वक्त इनके काउंटर में प्रोफेसर अनवर पाशा हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के। हमारे साथ देव ज्योति हैं जो प्रवक्ता हैं वीआईपी के। और इस वक्त मेरे साथ अजय वर्मा हैं जो लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का भी। और अब ये आखिरी चरण है और इस आखिरी चरण में दम तो बहुत लगाया गया, लेकिन सवाल इस बात का है कि समाधान किस ओर है। केवल इल्जाम पर बात चल जाएगी क्या, केवल आरोप पर बात चल जाएगी क्या, या जनता यह देखने की कोशिश करती है कि जितनी भी दिक्कतें हैं उनको सॉल्व कौन कर रहा है, उनको हल कौन कर रहा है। और इसलिए मैं शुरुआत करना चाहता हूं इस वक्त प्रोफेसर अनवर पाशा जी, क्या आपको लगता है कि केवल आरोप ही समाधान बन जाएंगे, या जनता यह मान लेगी कि भाई जितनी बातें आप लोगों ने कही हैं उनका समाधान केवल आप ही लोग दे पाएंगे? देखिए, पिछले आपने देखा कि पहले चरण के मतदान में जिस तरह से जनता ने एक साथ एकजुटता दिखाते हुए बम्पर वोटिंग की, उससे जनता के मूड का अंदाजा होता है कि जनता बदलाव के मूड में है, बदलाव चाहती है। एक तरफ नकारात्मक सोच है, नकारात्मक राजनीति है, जिसमें सिर्फ फटा हुआ ढोल बजाया जा रहा है, जंगल राज का ढोल बजाया जा रहा है, घुसपैठिए का ढोल बजाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश हो रही है। और हताशा जाहिर होता है हमारे होम मिनिस्टर से लेकर के प्रधानमंत्री तक और तमाम दूसरे छुटभइये जो मंत्री हैं उन सबों तक आप देखें, उनकी भाषाओं को देखें, आपको अंदाज़ा लगता है कि हताशा कितनी है एनडीए में। एनडीए में कुछ भी नहीं है ऐसा जो जनता की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए ऑफर कर सके। 20 वर्षों का एंटी इनकम्बेंसी है इनके सर पर, इनके कंधे पर उसका बोझ है। जनता उससे बोझ से बाहर निकलना चाहती है। जनता त्राहित है, बेरोजगारी से त्राहित है, पलायन से त्राहित है,
अशिक्षा जिस तरह से बिहार में अशिक्षा का जो वातावरण है, जिस तरह से अशिक्षा बढ़ी है इस पूरे 20 वर्षों के उसमें, स्कूल जिस तरह से बंद हुए हैं, कॉलेज नहीं खुले हैं, नए यूनिवर्सिटीज़ नहीं खुली है, नहीं, ये तमाम इश्यूज ऐसे हैं, क्राइम जिस तरह से बढ़ा है, क्राइम का ग्राफ, जनता चाहती है कि 20 वर्षों का हिसाब इस इलेक्शन में ये सरकार, एनडीए की जो सरकार है वो दे, और उसको सबक सिखाने के लिए जनता ने बिल्कुल कमर कस लिया है। इसलिए आप देखेंगे कि एक तरफ हमारी तरफ से इश्यूज हैं, रोजगार देने का इशू है, हम जो कुछ कह रहे हैं उसकी कॉपी की जा रही है, हमारा जो आता है मैनिफेस्टो उसकी कॉपी की जाती है एनडीए की तरफ से, उनके पास कुछ भी नया नहीं है जी। और ये बहुत स्वाभाविक है, ये बहुत स्वाभाविक है कि 20 वर्षों तक आपने कुछ भी नहीं दिया, इसलिए आपके पास कोई विजन नहीं है, कोई विजन नहीं आपके पास कोई रोड मैप नहीं है बिहार के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, कोई आपने उद्योग नहीं लगाया बिहार में, रोजगार कैसे दिया जाए उस पर आपने कुछ भी कोई कदम नहीं उठाया। कितने मंत्रालय हैं बिहार के लोगों के पास, कितने इंडस्ट्रीज खुली है बिहार में, कितने टेक्सटाइल्स जो है वो उसके आनंद आ रहा है सुनने में। मैं जाऊंगा जयराम विप्लव जी के पास, आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, अनुप्रिया यादव भी रिस्पॉन्ड करेंगे। आप कह रहे हैं कि आप लोगों के पास कोई विजन नहीं है, आप लोगों के पास कोई विजन नहीं है, और तेजस्वी यादव के पास, आरजेडी के पास विजन है, और आप ही बार बार ये भी दोहरा रहे हैं कि आप लोग 20 सालों से सत्ता में हैं। बिना विजन का आदमी 20 साल सत्ता में बैठा रहेगा? बिना विजन वाली पार्टी को 20 साल बिहार के लोग चुनते रहेंगे? ये संभव है क्या? या आप बिहार की जनता के विजन को ही नहीं समझ पा रहे हैं कि उसका विजन क्या है? आप याद कीजिए, मैं थोड़ी सी याद दहानी आपकी कराना चाहता हूं। 2020 में क्या हुआ था? 2020 के विधानसभा के इलेक्शन में जनता ने फेंक दिया था इस सरकार को उखाड़ करके, धांधली करके, अंतिम समय में काउंटिंग में धांधली करके उस इलेक्शन के रिजल्ट को बदला गया, उसके नतीजे को बदला गया। जनता का मूड 2020 में ही जाहिर हो चुका था। इस बार अब जनता ऐसे किसी भी फ्रेम में आने वाली नहीं है, और जनता ने निश्चय कर लिया है कि ये सरकार जाएगी, बिहार बदलेगा, नया बिहार बनेगा, नए नेतृत्व के साथ अनुप्रिया जी को बनेगा, अनुप्रिया जी को इन कराना चाहता हूं, नौकरी का बिहार बनेगा। अनुप्रिया जी, वो जो भी आप इस वक्त सरकार में बैठे हैं, ये धांधली करके बैठे हैं। आप लोगों ने शिक्षा चौपट कर दी, आप लोगों ने यूनिवर्सिटी नहीं दी, आप लोगों ने कुछ भी नहीं बढ़ाया, आप लोगों ने रोजगार नहीं दिया, आप लोगों ने पलायन नहीं घटाया। जो भी आप कर रहे हैं ये धांधली के दम पे बैठे हैं। मुझे बताइए कि क्या इस बार दोबारा धांधली से बैठेंगे, या फिर इस बार जनता आपको इतना वोट देगी कि धांधली की जरूरत नहीं पड़ेगी? राममोहन जी, पहले तो मैं आरजेडी के प्रवक्ता से कहूंगी कि धैर्यपूर्वक सुनिएगा, जितनी धैर्यपूर्वक हमने आपको सुना है, क्योंकि धैर्य आपका नहीं दिखता है। धैर्य आपके मंच पे आप ये युवा जिसको आप कहते हैं कि क से कट्टा, क से परेशान ना हो आप। राममोहन जी मुझे बोलिएगा, मैं जान रही थी। जी अनवर जी, सुन लेते हैं थोड़ा सा है। आप परेशान ना हो, आप परेशान ना हो, पेशेंस हमें दिखता है आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। ये आपकी पार्टी का संस्कार है, मुझे पता है, और बिहार की जनता जानती है। ये हताशा बोल रहे हैं, मैं तो चुप हूँ, हताशा में आप क्यों, हताशा से परेशान होकर क्यों, मैंने डिस्टर्ब किया? अनवर जी थोड़ा सा सुन लेते हैं, थोड़ा सुन लेते हैं। हाँ, शुरू तो करने दीजिए। हाँ ठीक है, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? ठीक है अनवर, ओके, बात आपकी आ गई, आपने परेशान नहीं किया, आपने परेशान नहीं किया, मैं मान गया, लेकिन अब थोड़ा सा चुप हो जाइए, ठीक? आगे बढ़ते हैं, ठीक है? राममोहन जी देखिए, इन्होंने 2020 को याद कराया, मैं इनको 2015 याद कराती हूँ। ये नीतीश कुमार जी का कार्य पूरा था, और डेडिकेशन नीतीश कुमार जी का, और नीतीश कुमार जी ने जो डिलीवर किया था बिहार की जनता को, इसी कारण जो लालटेन की लौ 2005 में जंगल राज के कारण बुझा था, तो उनको एक मौका मिला, नीतीश कुमार जी का साथ मिला, तो शायद ये आज दम भी बढ़ पा रहे हैं। और एक बात मुझे बहुत आश्चर्य होता है आरजेडी के प्रवक्ताओं के मुख से सुनते हुए, ये 17 महीने की बात जरूर करेंगे, लेकिन अगर पिताजी की आप संपत्ति को संभाल रहे हैं, पिताजी की लेगेसी को आप फॉलो कर रहे हैं, पिताजी की पार्टी को आप फॉलो कर रहे हैं, तो पिताजी के शासनकाल में हुए 90 से 2005 के जो आपके कार्य है उसको बता दीजिए। अब ये कहते हैं हम चोरी करते हैं। आप ये बताइए कि बिहार की जनता को शिक्षा की व्यवस्था हमने दुरुस्त किया, जो आपने चारवाहा विद्यालय चलाया, हमने हर पंचायत में +2 की शिक्षा व्यवस्था कर दी। आपके समय में जो पलायन होता था वो 11% था, अब हमारे समय में 2% है। हमने महिलाओं को जाति धर्म के बाहर निकाल करके उन्हें आरक्षण दिया, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शिक्षा में उनको हम लोगों ने उन्हें कहा कि आप पढ़िए, आपको हम साइकिल देंगे, आपको हम पोशाक देंगे, आपको 35% आरक्षण देंगे, आप नौकरी कीजिए।
जहां नीतीश कुमार जी के शासनकाल को 20 साल नहीं, लेकिन अनुप्रिया एक सेकंड ये आरक्षण से याद आया, ये 65% वाला आरक्षण वाला आज जो दाव लेकर आए तेजस्वी यादव, वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने दे दिया था और ये लोग छीन रहे हैं, प्रधानमंत्री इस बात पर चुप हैं। नहीं राम मोहन जी, मुझे लगता है देखिए विपक्ष आजकल एक नैरेटिव चला रही है और उनकी स्ट्रैटेजी का तरीका है झूठ बोलो और झूठ की खेती करो। जिस तरह से कांग्रेस एक तरह से पूरे देश में भयावह स्थिति पैदा करती है, कभी ईवीएम पे बोलती है, कभी वो कहती है कि सरकारी तंत्र उनके खिलाफ में काम करता है, आजकल ये कह रहे हैं एसआईआर की प्रक्रिया में वोट चोरी हो रही है। ये एक नैरेटिव है। बिहार की जनता ने जो 65% की बात है, ये नीतीश कुमार जी का कमिटमेंट था। उन्होंने कहा कि जाति आधारित गणना हम कराएंगे और करने के बाद जो आंकड़ा हमारे सामने था, हमने उस आधार पे देखा कि बिहार के विकास के मुख्यधारा से आजादी कितने वर्षों के बाद भी जुड़ नहीं पाए, उनको 35% हम आरक्षण देके उनको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन यह मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, इसलिए यह अभी लागू नहीं हो पाया। जैसा कि हम अभी वहां पे एक सरकार के रूप में हम अपने वक्तव्य को रख रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारे तरफ में फैसला देगा और हम उन लोगों को भी विकास की मुख्यधारा से जुड़ पाएंगे। मैं एक बात बोल के अपनी बात को खत्म करना चाहूंगी। 6 तारीख को जिस तरह से महिलाओं ने कतार में लग करके अपने नीतीश कुमार जी के हाथे को, और बिहार की जनता का जो नारा है 2025 से 30 फिर से नीतीश, क्योंकि बिहार की जनता ने देखा है कि नीतीश कुमार जी ने कमिटमेंट किया वो डिलीवर किया है। मैं लास्ट में बात बोल के खत्म करूंगी कि बिहार की जनता ने ये जाना है कि नौकरी के बदले जमीन नहीं लिया गया नीतीश कुमार जी के शासनकाल में किसी से भी। ठीक है, ये वही पॉइंट है जो आपके नेता लगातार दोहरा रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसमें इन कराना चाहता हूं। मैं पाशा साहब आपके पास आऊंगा, आपके समर्थक लोगों के पास जा रहा हूं। मैं पाशा जी आपके पास आऊंगा, अजय वर्मा जी के पास मुझे जाना। ओपनिंग रिमार्क में सबसे ले लूं। आप मुझे 10 सेकंड, हाँ क्विक जल्दी पाशा जी, हाँ ठीक है जल्दी 10 सेकंड मुझे दे दीजिए राममोहन जी, 10 सेकंड जी। आरक्षण बढ़ाने का जो सवाल है वो हमारा इनिशिएटिव था, तेजस्वी प्रसाद यादव जी का इनिशिएटिव था। 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी शासन में रहे, कभी उनको जातीय जनगणना की याद नहीं आई, कभी उनको आरक्षण की सीमा बढ़ाने की याद नहीं आई। क्यों नहीं बढ़ाया आपने? 20 वर्षों तक आपने नहीं बढ़ाया। हमने 17 महीने की सरकार में इनिशिएटिव लेकर के जनगणना भी करवाया, जातीय जनगणना करवाया और हमने बढ़ाया और हमने कहा और असेंबली में पास करके हमने भेजा, केंद्र सरकार को भेजा कि नवीं शेड्यूल में दाखिल किया जाए। क्यों नहीं नवीं शेड्यूल में दाखिल किया? आप तो सत्ता में बैठी हुई है ना, आप तो सत्ता में है ना, आप केंद्र की सत्ता में है, आपको शर्म आती है मोदी जी से कहने में कि मोदी जी इसको नवीं शेड्यूल में डालिए, ये कहने में आपको शर्म आती है क्या? इतनी हिम्मत नहीं है कि मोदी जी के सामने आप मुंह खोल सकें और ये कह सकें कि इसको नवीं शेड्यूल में दाखिल किया जाए? क्यों नवीं शेड्यूल में नहीं डाला गया? अब थोड़ा सा रोकना पड़ेगा, मुझे रोकना पड़ेगा। कुछ और मेहमान है, उनके हिस्से का समय जा रहा है, इसलिए मैं इन कराना चाहता हूं। अजय वर्मा जी, आप लोग सहिष्णुता की बात करते हैं। आप लोग अभी अनवर पाशा जी कह रहे थे कि इन लोगों ने चुनाव को हिंदू मुसलमान कर दिया। मैं सीमांचल का चुनाव देख रहा हूं, आपके सांसद हैं, बड़े दौड़ लगा रहे हैं वहां पे इमरान प्रतापगढ़ी, और वो तो लगातार मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम कर रहे हैं वहां पर। वो तो लगातार मंचों से ऐसी तकरीरें कर रहे हैं जैसे ये आवाम का मंच ना होके मजहब और दीन का मंच हो, और आप लोग फिर कहते हैं कि देखिए बीजेपी के मंचों से हिंदू की बात की जाती है। देखिए राममोहन जी, एक शेर के साथ मैं शुरुआत करता हूं आपकी इस बुलंद आवाज को कि सच बात एनडीए के लोगों के लिए, बीजेपी के लोगों के लिए, कि सच बात मान लीजिए चेहरे पे धूल है, इल्जाम आईने पे लगाना फिजूल है। नीतीश कुमार जी, मोदी जी, गृह मंत्री जी और इनके सारे सहयोगी दल और सारे लोग सुने कि अक्स तो जैसा है वैसा ही नजर आएगा, आप आईना बदलते हैं, बदलते रहिए। देखिए कांग्रेस के टाइम में, हमारे टाइम में, हमारे महागठबंधन के टाइम में हमने बिहार में पुल बनवाए, हमने बिहार में पलायन रोके, हमने बिहार में लोगों की सुरक्षा दी, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाई। लेकिन इस पिछले 18.5 साल में देखा बिहार में पुल गिर रहे हैं, बिहार में छात्रों पर लाठी पड़ाई जा रही हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बिहार के पेपर लीक हो रहे हैं, सरेआम आरा में, सिवान में, गांधी मैदान में और मोकम में सरेआम मर्डर हो रहे हैं, नामी ग्रामी मारे जा रहे हैं, पुलिस वाले मारे जा रहे हैं, और उसके बाद भी कह रहे हैं मित्रों एनडीए की सरकार ले आइए। अरे अमित शाह जी, माननीय गृह मंत्री जी, एनडीए की सरकार तो है 18.5 साल से, आप भूल जाते हैं, या तो आपकी याददाश्त खराब है या आपको यह लगता है कि एनडीए की सरकार जा ही रही है। इसके दो ही कारण हो सकते हैं। आपकी सरकार है, आप ही करें,
आरोप आप दूसरों पे लगाते हैं, तो आरोप लगाने से ये सोचिए, पहले सोचिए कि पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त बताएगा कि गद्दार कौन है। इमरान प्रतापगढ़ी एक सांसद के साथ साथ एक अच्छे शायर भी हैं और बिहार की जनता की बेहद डिमांड पर, बिहार के युवाओं की, बिहार के ओबीसी के, बिहार के मुस्लिमों के, बिहार के शेड्यूल कास्ट की डिमांड पर अपनी शायरी के माध्यम से अगर वो कोई दर्द कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उसका कुछ भी मतलब लगा लीजिए। नहीं, कुछ भी क्या मतलब लगा लीजिए, तो अपने तरीके से सोचते हैं, अपने तरीके से मतलब लगाते हैं। ये क्या लगाने मुझे एक बात समझाइए ना, कोई मुझे एक बात समझाइए। बीजेपी के मंच से कोई अगर नेता कहे जय श्री राम, आप लोग कहते हैं भाई भगवान को क्यों लाना, विकास की बात करो, जय श्री राम के नारे क्या लेना देना चुनाव से। उधर तो हर दूसरी लाइन में इंशाअल्लाह चलता है, हर पंक्ति के बाद इंशाअल्लाह होता है, फिर नहीं होता भाई। ये नहीं हो रहा है, ये सांप्रदायिक नहीं हो रहा है। देखिए, ये जय श्री राम सांप्रदायिक हो जाएगा क्योंकि बीजेपी के लोग लगा रहे हैं, एनडीए के लोग लगा रहे हैं जी। नहीं तो राम मोहन जी ये खामो झूठा नैरेटिव बार बार बोलो, जोर से बोलो। इसमें क्या बार बार भाई बोलो, आप बताइए। मैं शायद नॉन बायोलॉजिकल, सुन लीजिए, नॉन बायोलॉजिकल के जितने भी शिष्य और सहयोगी हैं, हमें ना कभी श्री राम से आपत्ति, ना भगवान से आपत्ति, ना हमें अल्लाह से आपत्ति। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, हम सबका सम्मान करते हैं और सबको साथ लेकर सबकी बात करते हैं। लेकिन यही लोग हैं इस देश का सोशल फैब्रिक खत्म कर दिया। आपको पता है कि वर्ल्ड के हैप्पीनेस इंडेक्स में कहां से कहां पहुंचा दिया, मतलब हंसी खुशी गायब हो गई। आपको यह पता है, 1 मिनट फाइनल कर रहा हूं 10 सेकंड, आपको पता है कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में हम कहां पहुंच गए, हमारे लोग भूखमरी के कगार में 5 किलो अनाज पे आ गए। आपको पता है कि हम लोग कहां पहुंच गए हैं इस देश में, कहां थे? जयराम विप्लव, ये हैप्पीनेस इंडेक्स मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि कहीं अररिया में, कहीं कटिहार में, कहीं किशनगंज में किसी चुनावी रैली से मुझे हैप्पीनेस इंडेक्स समझ में आए। मुझे तो एक मनिहारी की रैली भी याद आ रही है, मनिहारी की वो रैली मुझे याद आ रही है, राममोहन जी, और जिसमें जो जनता पहुंची वही उछाल के कांग्रेस के मंच के ऊपर पता नहीं क्या फेंकने लगी, पता नहीं क्या फेंकने लगी। उसमें जूते थे, चप्पल थे, कुर्सी के कुछ हिस्से थे, कुछ गमछे थे, नाराज थे वो। और वो तस्वीरें भी मेरे ख्याल से किसी से छुपी हुई नहीं है, सबके सामने होंगी। अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये सब कुछ आप लोग कर रहे हैं? क्या सांप्रदायिकता आप लोगों ने की है जयराम विप्लव, जिसके लिए ये कह रहे हैं कि भाई सांप्रदायिक ताकतों को नहीं आने देना है? राम मोहन जी, मैंने मतदान कर दिया है पहले चरण में और ग्राउंड पे मौजूद हूँ। ग्राउंड जीरो पर जो कुछ मैं देख रहा हूँ, अब दूसरे चरण में तो नहीं कीजिएगा, ये भी ध्यान रखना है। वापस आ रही है, और अगर आपको जानना तो नहीं करोगे, भाई बीच में अगर बोलेंगे तो नहीं चलता ना। ठीक है विप्लव जी बोलिए। मैं मोबाइल से जुड़ा हूँ, बोलिए विप्लव, सम्मान करिए। 15 मिनट सबको सुना है। राकेश सिन्हा साहब, अजय जी क्या मजाक है ये? राम मोहन जी बोलिए। मैं अपनी बात कह सकता हूँ क्या? मुझे बोलिए विप्लव जी, आप ही बोलेंगे, बोलिए विप्लव जी। मैं ग्राउंड जीरो पर हूँ और मैंने चुनाव में भाग लिया और ग्राउंड पर घूम करके ये मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि एनडीए की सरकार एक बड़ी बहुमत के साथ वापस आ रही है। और मीडिया को अगर जानना है, सबसे आसान माध्यम है आपके चैनल पर विपक्ष के प्रवक्ता से लेकर के इनके तमाम बड़े नेता जो बयान और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कपिल सिब्बल तक को उतरना पड़ रहा है। तो हार के लिए अभी से तैयारी चल रही है। ठीकरा एक बार फिर से वोट चोरी, चुनाव आयोग, प्रशासन, हेरा फेरी, और आपके भी इस डिबेट में एक व्यक्ति ने आरोप लगा दिए कि धांधली करके चुनाव जीता गया था। धांधली का एक ही उदाहरण है राम मोहन जी जो प्रमाणित है। धांधली करके इंदिरा गांधी जी चुनाव जीत गई थी, कोर्ट ने उनको बर्खास्त किया, उनको उसके बाद क्या हुआ, इसी बिहार से क्रांति निकली थी। तो बिहार की भूमि तो किसी की धांधली बर्दाश्त नहीं करती है। और अब जो अराजकता का माहौल इनके नैरेटिव में, इनके कैंपेन में दिख रहा है, जहां रील्स के माध्यम से ये डरा धमका रहे हैं कि भैया के सरकार बनतो तो उनके समर्थक रंगदार बनतो, और भैया के आवे दे सत्ता में तो घरा से उठा लेबो कट्टा दिखा के। ये जो नैरेटिव है ना, इसके खिलाफ एक अपार गुस्सा है, लोगों में आक्रोश है
और लोग इनको किसी कीमत पर नहीं चुनेंगे। ठीक है, हमको किसी प्रकार से दोहराने की आवश्यकता देव ज्योति जी के पास जाना है। आपने प्रैक्टिकल में दिखा दिया, का नमूना ये आपने मोकामा में प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, में भी प्रदर्शित कर रहे हैं कि मेरे समय का अतिक्रमण किया जा रहा है। कैसी सरकार बनाएंगे आप, उसकी झलक मोकामा में देखिए। एनडीए अड़ी खड़ा है, दूसरी तरफ जो जंगल राज वाले लोग हैं उसको हम आईना दिखाने का काम करते हैं, जनता को आगाह करते हैं। ठीक है, ये खुद कह रहे हैं। मुझे देव ज्योति जी के पास जाना है। देव ज्योति जी, तो कट्टा सटा के घर से देव ज्योति जी, एक नैरेटिव सीमांचल में ये भी चलाया जा रहा है, सरकार बनेगी जी, तो हम ठीक है, रंगदार बनेंगे। जयराम जी हम कह रहे हैं कि आईटी की पढ़ाई करो, हम कह रहे हैं शिक्षा लो। जयराम जी, एक मिनट, देव ज्योति जी, देव ज्योति जी, एक नैरेटिव ये भी चलाया जा रहा है सीमांचल से। एक मिनट, विप्लव साहब, विप्लव साहब, 5 वर्ष में 1 करोड़। अरे जयराम, विप्लव जी, पढ़ो लिखो, कट्टा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मुझे देव ज्योति जी एक बात बताइए, एक नैरेटिव सीमांचल से यह भी चलाया जा रहा है कि वो एमवाई जो था आरजेडी का, उसमें अब मल्ला और यादव हो गया है, मुस्लिम को माइनस कर दो, और ये नैरेटिव असदुद्दीन ओवैसी का खड़ा किया हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछली बार सीमांचल का समीकरण क्या था। देखिए, ये सब जो है प्लांटेड होता है, प्लांटेड खबर चलता है। हमने तो ओवैसी साहब को हमने चिट्ठी भी लिखा है कि हमने अफजल भाई, हमारा जो गोड़ाम का जो हमने समर्थन किया, एक मोहम्मद का बेटा को समर्थन कर दिया हम लोगों ने। हमने अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी जी को विड्रॉ कर लिया है, क्योंकि वहाँ 3 मुसलमान लड़ रहे थे और 2 भाई लड़ता है तो तीसरे को फायदा होता है। लेकिन ओवैसी साहब का पार्टी ने अभी तक हमारे अफजल भाई को पोलिंग के दिन से 2 दिन पहले भी हमने रिक्वेस्ट भेजा, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करते हैं ये लोग, बीजेपी को मजबूत करने के लिए ये लोग जो है रायता फैलाते हैं। कहाँ हैदराबाद, कहाँ बिहार, आप पूछिएगा, आपकी लोकतंत्र है, कोई भी कहाँ से जाके कोई भी कहाँ क्या, वो हैदराबाद में तो कांग्रेस के साथी है ना, वो आपके गठबंधन के साथी हैं, वो रेवंत रेड्डी को सपोर्ट कर रहे हैं। वहां का चुनाव अभी हो रहा है, उसमें भी उन्होंने अपना प्रत्याशी विड्रॉ कर लिया, वो कांग्रेस के कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं। जो बताया, आज ओवैसी साहब आते हेलीकॉप्टर में घूम घूम के बोलते कि महागठबंधन की जो सरकार है उसको मैं समर्थन करता हूं और भारतीय तो वो कह रहे हैं हमने 5-6 सीट मांगी थी, यही कोई मुझे एग्जैक्ट डेटा पता नहीं है, वो कह रहे हैं हमने 6 सीट मांगी थी, मजबूती आती ना, 6 सीट दे देते और भी मजबूती आती ना। मतलब थोड़ी ना है कि राम नाम जपना और तो देव ज्योति, आपको लगता है कि आपने डिप्टी सीएम के पद के लिए बात कर ली, आपके नेता को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार बना दिया गया, ओवैसी ने कहा कि हम 5-6 सीटें इन लोगों से मांग रहे थे, अगर हमको ये दे देते तो आपने बदले में कहा कि ये एक्सट्रीमिस्ट है। देखिए, हम भी हिंदू हैं, हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, लेकिन हम कट्टर हिंदू नहीं हैं। कट्टर हिंदू, और जिस तरह से उनका भाषा का वो प्रयोग करते हैं, रायता फैल जाता है उनका बात का जो है, उससे हम लोग को नफरत है। ठीक है, रायता नहीं फैलना चाहिए कोई चीज में, सब चीज में रायता फैला देते हैं। अरे हम भी हैं, हिंदू हैं, क्या हम मुसलमान के साथ एक थाली में खाना नहीं खाते हैं? हम मुसलमान भाई के साथ भी खाते हैं। मेरे घर में आज 25 साल से मुसलमान खाना बना रही हैं। हम लोग छोटे से उम्र से आ गए हैं, आज भी जो है हम उन्हीं का हाथ में, नुरजा खातून मेरे घर में खाना बनाती है, उन्हीं के हाथ से आज भी हम नाश्ता करके सुबह निकले हैं। लेकिन देव ज्योति जी कह रहे हैं कि रायता फैलाने का मैं सख्त विरोधी हूँ। जो है 2 दीवार नहीं, 2 दीवार नहीं, 2 रायता फैला जा सकता है। एक प्रश्न पूछ लीजिए ना, 11 सीटों पर किसने रायता फैलाया जो यहाँ आमने सामने लड़ रहे हैं? कहीं पर राजद वर्सेस वीआईपी हो रहा है, कहीं राजद वर्सेस कांग्रेस हो रहा है, बायोलॉजिकल ये रायता किसने फैलाया? ठीक है, अब मुझे एक ही बात इसका जवाब दे देते हैं। हाँ जल्दी ज्योति जी, क्विक, फिर मुझे वाजपेयी जी के पास जाना है जी। इनके प्रधानमंत्री जी मतलब पंचायत में हेलीकॉप्टर उतार रहे हैं। ऐसा क्या है कति पिछड़ा और पिछड़ा का बेटा दोनों मिलके हेलीकॉप्टर में घूम के जो है 80 हेलीकॉप्टर बोल रहे हैं प्रधानमंत्री स्वयं अति पिछड़ा के बेटे हैं, तो ये सब मतलब ये पुराना दौर गया जब आप ये बतलाया करते थे। प्रधानमंत्री देश के सबसे बड़े नेता हैं,
पिछड़ों के भी नेता है, पागलों के भी नेता है, अति पिछड़े और दलितों के भी नेता है। तो ये सब काम आप बताइए ना, लड़ाई क्यों हो रही है? क्यों राजद के कहने पर आपके प्रत्याशी को दिखा दिया जाता है और आपके नेता अब मुझे ए.के. वाजपेयी साहब के पास जाना है, वो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। देखो, सब्र का सम्मान करना चाहिए। मैं सभी पैनलिस्ट को कहना चाहता हूं, सब्र का सम्मान करना चाहिए। सब्र बिहार की जनता ने भी बहुत किया है और अपना वोट डालने के लिए 1-2 दिन के बाद जाएगी। और ए.के. वाजपेयी साहब ने भी बहुत किया है, सबसे वरिष्ठ हैं, अनुभवी भी हैं। वाजपेयी साहब, ये जो जितनी बातें आप विपक्ष की सुन रहे हैं, क्या आपको लगता है कि किसी का कनेक्शन जनता के मन के साथ बैठ रहा है? क्योंकि पिछली बार का जो मैं इलेक्शन देख रहा हूं, बहुत बड़े अंतर का चुनाव नहीं था, लेकिन अंतर यह था कि थोड़ा सा कि एलजेपी का स्टांस क्या है। चिराग जी, अब मुझे बताइए कि क्या आपको लग रहा है कि कोई कनेक्शन बैठ रहा है? ऑफ इंडिया को बधाई। पहली बार बिहार के इतिहास में 65% वोटिंग हुई है और एक बूथ पर भी रीपोलिंग के ऑर्डर नहीं हुए हैं। और कहीं आपने नहीं सुना होगा किसी ने शिकायत की कि वोट चोरी हो गया या मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। ये झूठा नैरेटिव बनाने की इन्होंने बहुत कोशिश की और अभी भी कर रहे हैं कि वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया। लेकिन ये चला नहीं और चलेगा भी नहीं। वाजपेयी जी, सबसे बड़ा मुद्दा जो चला है बिहार की जनता ने। आशा जी, फिर मैं आपसे काउंटर कराऊंगा। एक सेकंड आपसे काउंटर कराऊंगा थोड़ा सा। हाँ, बोलिए वाजपेयी। सबसे बड़ा मुद्दा जो बिहार की जनता ने महसूस किया है वो ये था कि जंगल राज की वापसी ना हो जाए, और बिहार की जनता ने उसी को मद्देनजर रखते हुए इतनी हाई परसेंटेज वोटिंग की है। जंगल राज आज तक भूली नहीं है। जिन्होंने खुद देखा है आंखों से वो नहीं भूले, उनके परिवार के सदस्य नहीं भूले। और 20 साल में जो इस सरकार ने काम किया है वो भी बिहार की जनता महसूस कर रही है। इधर की बातें उधर की बातें करने से नहीं होता है, काम लोगों ने महसूस किया है। 65% रिजर्वेशन अभी कह रहे थे कोई सज्जन के, उन्होंने तेजस्वी यादव ने दे दिया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं होती है, वो कैबिनेट मंत्री की तरह एक कैबिनेट मंत्री होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। अगर नीतीश बाबू चीफ मिनिस्टर नहीं होते तो ये कैसे हो सकता था? और सब पार्टियों का उसमें सहयोग था। फिर उन्होंने आरोप लगाया कि जी महिलाओं के लिए क्या किया है। जिस महिला को आज से 12 साल पहले नीतीश कुमार जी ने साइकिल दी थी जब वो स्कूल जाया करती थी, वही महिला आज जीविका दीदी बनी हुई है। 20 लाख जीविका दीदी बनाई है। प्रचार खत्म हो गया, बिहार की जनता ने देख लिया। लेकिन एक बात तय है कि 14 नवंबर को एनडीए की सरकार बनने जा रही है पूर्णिमा की। ठीक है, अब पाशा जी आपको काउंटर करना चाहते हैं। साफ कारण है जी, पाशा जी। राम मोहन जी, अभी वाजपेयी जी बता रहे थे आरक्षण की सीमा को बढ़ाने के बारे में। असल में इनको मालूम नहीं है कि इनका एक भी सदस्य नहीं है विधानसभा में। बिहार में इनकी पार्टी का एक सदस्य भी विधानसभा में नहीं है, इसलिए इनके इंफॉर्मेशन शायद इनके पास नहीं है। 20 वर्षों से जो सरकार चल रही थी, क्यों नहीं नीतीश कुमार जी को याद आया कि वहाँ पे जाति जनगणना करानी चाहिए? ये हमारी मांग थी। हमने 17 महीने की सरकार में उस मांग को पूरा किया। हमने आरक्षण की सीमा बढ़ाई, असेंबली में हमने बिल पास किया और भेजा केंद्र सरकार को कि इसको नई संविधान के उसके नवी सूची में इसको शामिल किया जाए संविधान के, ताकि इसको कोर्ट में चैलेंज न किया जा सके। लेकिन केंद्र सरकार ने नहीं किया और नीतीश कुमार जी ने एक बार भी मांग नहीं की मोदी जी से कि इसको नवी सूची में दाखिल किया जाए। अगर नवी सूची में इसे दाखिल किया गया होता तो कोर्ट में ये मामला नहीं जाता और उसको इंप्लीमेंट किया जाता, अमली जामा पहनाया जाता। ये फर्क है हमारे निश्चय में और जेडीयू के दूसरे लोगों के निश्चय में। हमने कराया, जो कहा वो करा करके दिखाया। हमने नौकरी दी, 5 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी हमने दी, और वो मंत्रालय जो हमारे पास थे, शिक्षा मंत्रालय जो आरजेडी के पास था, हमने उस मंत्रालय में 5 लाख लोगों को नौकरी दी। दूसरे मंत्रालयों में भी हमने नौकरी सृजित किया था।
लेकिन उस पर आगे काम नहीं हो पाया, सरकार गिरा दी भारतीय जनता पार्टी ने और उसके कारण वो सारा काम रुक गया। तो ये बिहार के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे नहीं है इनको, इसलिए वाजपेयी जी ये बातें कर रहे हैं क्योंकि इनका कोई भी विधानसभा में एक सदस्य नहीं है वाजपेयी जी, इसलिए इनको वाजपेयी जी आपको काउंटर करेंगे, इनके पास इंफॉर्मेशन की कमी। देखिए एक बात सुनिए, एक बात सुनिए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर की पावर क्या होती है ये मुझे बता दीजिए, मैं अभी आपकी बात मान जाऊंगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के अंडर होता है, प्लीज अंडरस्टैंड। और जहां तक 9 शेड्यूल का सवाल है ना जी, जैसे ही पास हुआ 2 दिन बाद हाईकोर्ट में चैलेंज हो गया, हाईकोर्ट में स्टे कर दिया, हाईकोर्ट ने मुकदमा खारिज कर दिया, बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई, हमको मौका ही नहीं मिल पाया कि हम 9 शेड्यूल में उसको डाल पाए। देखिए गलत जानकारी मत दीजिए, विधायकों की जो संख्या है वाजपेयी जी आपको मालूम है, हमारी नियत साफ थी, हमारा काम सही था, और आज भी हमारे पास विधायकों की कितनी संख्या है? नीतीश जी के पास विधायकों की संख्या कितनी है? संख्या से नहीं होता, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। पहुंचा दिया 42 पर, चीफ मिनिस्टर जब तक नहीं चाहेगा, पहुंचाया कैबिनेट के मंत्री की कोई हैसियत नहीं होती। आपने पहुंचाया है, प्लीज अंडरस्टैंड, चिराग पासवान और बीजेपी ने साजिश करके पहुंचाया। आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, 115 से 42 पर पहुंचाने वाले कौन है? आप ही है ना, नीतीश कुमार जी की पार्टी है, आपकी पार्टी है अनवर पाशा, और अनवर पाशा जिसने नीतीश कुमार जी को 42 पर पहुंचा दिया। अनवर पाशा, अगर मैं आपका ये लॉजिक मान लूं शब्द सा, नहीं एक मिनट भाजपा ने ये बताइए, एलजेपी और भाजपा ने मिलकर के मुझे एक बात बताइए, 115 से 43 अनवर पाशा, मैंने आपका लॉजिक मान लिया कि बीजेपी एलजेपी ने मिलकर नीतीश कुमार की सीटें घटा दी। ये कांग्रेस वालों को जमीन पे किसने मिला दिया? आरजेडी वालों ने मिलकर, कि साथ में वीआईपी को भी साथ लिए थे, जो कांग्रेस की सीटें बढ़ने नहीं दे रहे आप लोग। हर बार बेचारे लड़ते हैं ठीक ठाक आपसे जद्दोजहद करके कि हम ठीक है 50 पे लड़ रहे हैं, 55 पे लड़ रहे हैं, और फिर आप लोग जीतने नहीं देते। क्या आप लोग हरवाते हैं कांग्रेस को, या ये लॉजिक चलेगा? आप बताइए। देखिए, कांग्रेस का जहां भी बेस है वहां पर कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्म किया है, वहां से सीटें आई हैं। और अब देख रहे हैं 15-20 पे कौन ले आया कांग्रेस को? ये आरजेडी वाले ले आए क्या? आपका ही लॉजिक, आपको पूछ रहा हूं। 100 की टैली है, ये 100 की टैली है। अरे मैं यही तो पूछ रहा हूं, ये 20 जनाधार उनका है, उस जनाधार को 20 पे कौन ले आया कांग्रेस और बेहतर किया है उन्होंने। जहां पे बिहार में चूंकि उनका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो मजबूत नहीं है, इसलिए उनकी सीटें कम हुई, ये उनकी कमजोरी थी। लेकिन हम मिलकर लड़ रहे हैं, महागठबंधन की सरकार मिलकर लड़ रही है। अच्छा, आपके लॉजिक के मुताबिक उनको 20 भी मिली तो भी उसमें आरजेडी का हिस्सा है, ठीक है, करेंगी। मैं इस बात को तो मान गया, मैं इस बात को मान गया कि अगर 20 भी उनको मिली तो ये आरजेडी के सपोर्ट से मिली, आरजेडी घटवाई नहीं, ठीक है। अब ये जयराम जी आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। जयराम जी, क्विक। देखिए, इन्होंने आरक्षण के विषय में इनका बिल्कुल तथ्यात्मक कोई भी उत्तर नहीं है। आरक्षण का जो विषय 65% का था वो विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित हुआ था, तो किसकी कितनी संख्या है और तेजस्वी की ही केवल भूमिका है, ये सब लोग जानते हैं। ये सब लोग जानते हैं कि सर्वसम्मति से पारित हुआ, तेजस्वी इसका श्रेय लेना चाहिए। लेकिन श्रेय लेने के साथ एक लाइन उत्तर बता दीजिएगा कि 15 वर्षों में लालू प्रसाद यादव जी ने, जब वहां पंचायत के चुनाव हुए, तो एक भी अति पिछड़ा समाज को, महिला को, वर्गों को, किसी को आरक्षण दायरे में क्यों नहीं रखा? और आरक्षण देने बारी आई तो पति के बाद पत्नी यानी अपनी माता राबड़ी देवी जी को उन्होंने तेजस्वी जी के चुना, फिर बेटे को दे दिया, बेटी को दे दिया। इसके अलावा कौन सा आरक्षण दिया? लालू जी जो खुद आरक्षण की देन रहे, और लालू जी ने किसी को तो आरक्षण नहीं दिया ना, अपने 15 वर्षों के शासन में 0 रहे। और आज आप नौकरियों की बात करते हैं, मैं राम मोहन जी एक उदाहरण बताता हूं। 18 महीनों की हड़ताल होती थी, तब लालू जी के राज में सरकारी कर्मचारियों को 1 महीने का वेतन मिलता था। जो अपने शासन में वेतन नहीं दे पाते थे, वो आज कह रहे घर घर नौकरी बांटेंगे और लोग भरोसा कर लेंगे आपके ऊपर। अरे जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है उसी पे भरोसा किया जाएगा। अजय वर्मा सुरक्षा की बात कर रहे थे, चंपा विश्वास और शिल्पी जैन हत्याकांड वाले आज महिला 1990 के पहले
आप किसी दलित को, किसी पिछड़ा को, किसी अति पिछड़ा को पोलिंग बूथ पर पहुंचने देते थे? वोट डालने देते थे आप? उनके वोटों पर डाका डालते थे आप? दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को पोलिंग बूथ पर पहुंचने नहीं देते थे आप? ये हिम्मत, ये हौसला लालू प्रसाद यादव जी ने पैदा किया। लालू प्रसाद यादव जी ने दलितों में, पिछड़ों में, अति पिछड़ों में वो हिम्मत जगाया, वो आत्मसम्मान जगाया कि वो अपने वोट के अधिकार को एक्सरसाइज करते हैं। अपने वोट के अधिकारों के जरिए आज बिहार की राजनीति को कंट्रोल कर रहे हैं। आज दलित वर्ग, शोषित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग बिहार की राजनीति को कंट्रोल कर रहा है। ये लालू प्रसाद यादव की देन है, ये लालू प्रसाद यादव जी की देन है कि आज बिहार की राजनीति की बागडोर पिछड़ों के हाथ में है, दलितों के हाथ में है, अति पिछड़ों के हाथ में है। इस सच्चाई से आप नहीं मोड़ सकते, इस सच्चाई से नहीं मोड़ सकते। और यही दर्द है आपका। आप सामाजिक न्याय को, रथ को रोकना चाहते हैं। आप सामाजिक न्याय से भयभीत हैं। हम सामाजिक न्याय स्थापित करेंगे। गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को उनके अधिकार हम दिलवाएंगे। आपके पेट में जो दर्द है ना कि दलित क्यों बन रहा है सीएम, डिप्टी सीएम, पिछड़ा क्यों बन रहा है सीएम, दलित क्यों सीएम बनेगा, पिछड़ा अति पिछड़ा क्यों सीएम बना हुआ है, ठीक है, आपका दर्द है, आपका यही। एक मिनट, अब मुझे अजय जी और अनुप्रिया जी को साथ में लेके आइए जी। एक मिनट, अनवर पाशा, ये अजय वर्मा जी, ये तो वही काउंटर हो गया। एक मिनट जयराम जी, एक मिनट रुक जाइए, मुझे अजय वर्मा को सुनना है थोड़ा सा। ये तो वही काउंटर, राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि सब कुछ अगले लोगों के हाथ में, सारी व्यवस्थाएं 10% लोग संभाल रहे हैं, बाकी किसी को मिल नहीं रहा। कम से कम अनवर पाशा ने ये खुलकर तो कहा कि बिहार को कंट्रोल पिछड़े लोग कर रहे हैं, बिहार को कंट्रोल दलित लोग कर रहे हैं, उन्हीं की चल रही है राजनीति में और उन्हीं की आगे चलेगी। देखिए राममोहन जी, अति पिछड़ों में एक कास्ट होती है सुनार सोणकार, उनको लूटने का काम बिहार में, उनके मर्डर का काम, चैन पुलिंग का काम, जो महिलाओं के गले सजाने का काम सुनार करता है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। एक होता है कश्यप अति पिछड़ों में, एक होता है मुस्लिमों में जो पसमानदा मसाज है, गद्दी होते हैं, अंसारी होते हैं, जुलाए होते हैं, बहुत सारे। लेकिन ये नीतीश सरकार केवल अडानी और बड़े लोगों की सरकार है। केवल इन्होंने जमीन भी अगर दी 10-20 एकड़ तो नीतीश जी साहब ने अडानी साहब को दिए, वहां किसी गरीब को, किसी जुलाहे को, किसी गद्दी को, किसी सुनार को, किसी ओबीसी को 88% को नहीं दी। मैंने आप ये बताना चाहते हैं पिछड़े लोग भी अगड़ों का काम कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं सरकार पिछड़ों की है। चुनाव आयोग ने फिर वही गलती कर दिया, चुनाव आयोग ने फिर चोरी कर ली। पूछो कैसे कर ली? ये पूरे ट्विटर पे लोग कर रहे हैं कि इन्होंने जो 3 दिन बाद 1 पॉइंट कुछ परसेंट, 64 पॉइंट कुछ से 65 पॉइंट कुछ का आंकड़ा दिया, फिर इन्होंने वही शुरुआत करी है। ये बाज नहीं आ रहे हैं और फिर भी, लेकिन समस्या ये है कि आप कोई बात मानते नहीं। राहुल गांधी, अगर वोटिंग परसेंटेज को लेकर भी आपको कोई दिक्कत है या पहले कोई दिक्कत थी या बीच में बढ़ा दिया, कहां कितना बढ़ा है, हर जगह साइन होते हैं, सिग्नेचर होते हैं सर, ऐसा नहीं होता है। बताया ये चुनाव आयोग ने कि हर जगह सिग्नेचर होते हैं। लीजिए 5 आपका पोलिंग एजेंट उस पे साइन करता है। पोलिंग हुई थी और चुनाव आयोग देश के लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए फर्जी नैरेटिव मत चलाइए। मुझे अनुप्रिया के पास जाना है। अनुप्रिया, नहीं, ज्ञानेश मोदी जी ने यह कहा था कि हम आधे घंटे बाद चुनाव का आंकड़ा दे देंगे, लेकिन इन्होंने आज 8 तारीख को दिया 65 पॉइंट कुछ का। और दूसरी बात सुन लीजिए, परसेंटेज क्यों बढ़ रहा है, इस फाइनल कर रहा हूं। राकेश सिन्हा ने, ऐसे आदमी लोगों ने, राकेश सिन्हा ने अगर ये कहा कि मैंने वोट चेंज करा लिया तो पोस्ट करें, सबूत डालें, सबूत दें, दिखाएं जैसे हमने डाला है कि 2 वोट डाली हैं। झूठ का नैरेटिव मत फैलाइए, लोगों को बेवकूफ मत। ठीक है अनुप्रिया जी, क्विक जल्दी रिस्पॉन्ड कीजिए। आपकी आपकी कलाई खुल चुकी है। राममोहन जी, इसके पहले आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे थे कि 90 से पहले दलितों और सुन लीजिए राममोहन, एक मिनट पासवान, अनुप्रिया जी, अजय जी 1 मिनट रुकना पड़ेगा। देखिए आप सबकी बात आनी चाहिए। अनुप्रिया जी काफी देर से वेट कर रही हैं, उनकी बात आनी चाहिए, फिर मैं आ जाऊंगा, दोबारा आ जाऊंगा। ठीक है अनुप्रिया जी। 90 से पहले कांग्रेस का शासनकाल था और अनवर जी ने बताया कि 90 के पहले कैसे दलितों को, पिछड़ों को, अकलियतों को किस तरह से दबाया जाता था और लालू जी बहुत इनके मसीहा थे। अब सुनिए कांग्रेस के शासनकाल में क्या हुआ। कांग्रेस के शासनकाल में भागलपुर में मुसलमानों को काटा गया और मानसिकता वाले लोगों ने ये काम किया था और ये मनवादी मानसिकता वाले लोग बदतमीज आदमियों मत क्या करो। दूसरी बात, जब ये कहते हैं मनवादी मानसिकता,
बिहार में शिक्षा मंत्री जब आरजेडी के शासनकाल में थे, शिक्षा मंत्री पहुंचने देते थे, रामचरितमानस में सवाल उठा रहे थे, लालू प्रसाद यादव जी का चला जाता है प्रभु श्री राम के उन्होंने ये स्थिति पैदा की कि आज दलित वोट डाल सकता है, फिर वोट नहीं डालता, दलित सरकार बना रहा है और सरकार चला रहा है, दलितों का हक मिल रहा है। ये चेंज हुआ है 90 से लेकर के 2001 अनवर पाशा जी अनुप्रिया जी की बात थोड़ी तो आने दीजिए, इसके बाद मैं आ जाऊंगा आपके पास। सरकार भी चला रहा है, पिछड़ा सरकार भी बना रहा है, अति पिछड़ा सरकार भी बना रहा है। अनवर पाशा जी थोड़ा सा कूल रहिए, ये थोड़ा सा कूल रहिए। 2005 जो प्रवक्ता बैठी हैं वो भी उसी वर्ग से हैं जिसकी बात आप कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि आप ये बता रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, मनुवादी लोग, फलाना लोग, ढिमकाना लोग। जो राम मोहन जी 14 तारीख को जो रिजल्ट एनडीए के पक्ष में आएगा, चश्मा पहन लिया आरजेडी के प्रवक्ता का चरित्र ही बताएगा कि इनके कारण इनकी पार्टी की हार हुई है। जिस तरह की इनकी पार्टी 90 से 2005 में लोगों का जीना ध्वस्त करते थे, वैसे इनके प्रवक्ता यहाँ पे बदतमीजी करते हैं और अपनी पार्टी का चरित्र दिखाते हैं। मैं तो उनको बधाई देती हूँ, ऐसा ही चरित्र दिखाइए जिस तरह का चरित्र का प्रदर्शन आप करते हैं। बदतमीजी में तुमसे ज्यादा कोई नहीं होगा। अरे तुमसे ज्यादा बड़ा कोई बदतमीज होगा? तुमसे ज्यादा कोई बदतमीज होगा क्या? भाजपाई जबान बोल रही हो, भाजपाई भाषा बोल रही हो, बदतमीजी कर रही हो तुम। सबसे बड़ी बदतमीज तुम हो, तुम्हें बदतमीजी से ही सिखाई है और तुम्हारी बदतमीजी को रोकना मेरा काम है। बदतमीजी नहीं चलने देंगे। ये तुम बदतमीजी तो भाजपाई चश्मा लगा के बोल रही हो, भाजपाई चश्मा लगा के बदतमीजी फैला रही हो। बदतमीजी बता रहे हैं उनका संस्कार क्या है और नौकरी करते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि अब लॉजिक खत्म हो गए, अब लॉजिक खत्म हो गए और अब तू मेमे पे बात आ गई। दर्शकों को ये पसंद नहीं आता कि कोई किसी को इस लहजे में बात करे, इसलिए मैं आप सभी मेहमानों का भी शुक्रिया करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक बात है कि जनता इसी आधार पर तय करती है कि किसकी तरफ जाना है। वो छोटी छोटी सी बातें, वो छोटे छोटे से मार्क वो नोट करती है। वो चाहती है कि भाई जब रात में घर लौट कर आए कमाने वाला शख्स घर का, तो सुरक्षित लौट कर आए। वो ये तय करती है कि जब कहीं पर जाए तो उसको रोजगार भी मिल जाए। ये सारी बातें कैलकुलेट करने के बाद ही वोट डाले जाते हैं और शायद इसी तरह बिहार की जनता इस वक्त सोच भी रही होगी। महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH